अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शुजात ज़ैदी प्रोग्राम अवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज हम एक खसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत के हवाले से। नाज़रीन, इस साल आशूर के दिन पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में एक अजीब वाक़या पेश आया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावे थे कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को रोका जा रहा है, मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐन बड़े शहर इस्लामाबाद और पिंडी जो कि मिलिट्री का हब है, वहाँ पर एक अजीब वाक़या पेश आया। एक उस वाक़े के बाद एक जंग किसी सूरत हाल पाकिस्तान में शुरू हो गई और पाकिस्तान 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद बंद रहा। नाज़रीन, और टेलीफोन सर्विस भी इसके साथ जो है पाकिस्तान की मुअत्तल रही। नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह चिंगारी.com के चीफ़ एडिटर जनाब दानियाल रज़ा। इनसे इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उनसे वजाहत तलब करेंगे कि पाकिस्तान में जो ये हालिया दहशतगर्दी हुई है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम। दानियाल साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज हम खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं पाकिस्तान में जो एक इंतहा पसंदी की एक नई लहर या कह लें कि एक नई ऐसी साजिश के तहत दोबारा पाकिस्तान को डीमोरलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासिर जो कि लगता है कि सोची समझी एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हुआ। आशूर के दिन आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में आशूर के दिन जो हादसा पेश आया, जिसमें कुछ कहते हैं कि कुछ बहुत सारी रिपोर्ट्स में है कि 9 कत्ल हुए, कहीं आ रहा है कि 90 कत्ल हुए, उनको 9 बताया जा रहा है। आप दर हकीकत बताएं कि पाकिस्तान में आशूर के रोज़ इतनी हाई सिक्योरिटी में हुआ क्या? लिवन ट्रॉट्स्की ने कहा था कि समाज के अंदर कभी भी कोई वाक़या अपनी ज़रूरत के बगैर जन्म नहीं लेता। आज जो टीवी के अंदर जो रिपोर्ट्स अदाद-ओ-शुमार और बेहूदगी का एक बाज़ार गर्म है, उसका हकीकत से कतई ताल्लुक़ नहीं। हमें एक्चुअली वो समाजी हालात देखने हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे हुए। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो वाक़या रुनुमा हुआ है आइंदा इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका ज़िम्मेदार ये लोग नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ये गुंडागर्दी की और ये मजहबी मुनाफरत को हवा दी, वो ज़िम्मेदार है, उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इस वाक़यात के या पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम खूनरेज़ी के ज़िम्मेदार बराह रास्त हुक्मरान, रियासत और मौजूदा निज़ाम है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी की बुनियादी वजह क्या है? क्या नस्ल परस्ती है, क्या मजहबी वजूहात हैं, या फुकदान है हुकूमत की जो मैनेजमेंट है उसका? आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? देखें, मैं फिर कोट करूँगा, व्लादिमीर इलिच ओलियानोफ लेनिन ने कहा था कि जो सियासत है वो मईशत का अक्स होती है। आज पाकिस्तान की जो मईशत है, जो बहरान, टूट फूट, तबाही का शिकार है, ये सियासत उसी को आश्कार करती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप संजीदगी से जायज़ा लें तो पाकिस्तान में पिछले 3 दहाइयों से मजहबी मुनाफरत उभरी नहीं है, उभारी गई है। ज़िया दौर ने या ज़ियाउल हक ने मजहबी बुनियाद परस्ती को अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए और मौजूदा सिस्टम को चलाने के लिए बुनियाद परस्ती का सहारा लिया। उसने तमाम जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के जो गुंडे थे उनको फौज में भर्ती कर लिया। उसके बाद आज तमाम अदारों के अंदर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के वही पुराने गुंडे आज हमें नजर आते हैं। और दूसरी की जो ब्लैक मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, 80% ब्लैक मार्केट है, ये उसके धंधे हैं। आज मुझे ये बताया जाए कि ना सिर्फ मजहब में इंतहा पसंदी आई है, बल्कि मजहब टूट फूट के आज मुख्तलिफ फिरकों में तब्दील हो रहा है। क्योंकि आज मजहब एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक प्रोफेशन बन चुका है। और ये मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं वो मुख्तलिफ लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। जमात इस्लामी सबको पता है, जमात इस्लामी सऊदी अरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अदारा है। बिल्कुल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज दूसरे प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो शहर, जो कि जुड़वां शहर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो कैपिटल है, उसके साथ जुड़वां शहर, और पाकिस्तान की जो आर्मी का मेन हब है, वहाँ पे गैरिजन है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ पर रहते हैं, सिक्योरिटी की एक ख़ास खुसूसी सूरत हाल वहाँ पर। और
کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا. تو پاکستان کی ایجنسیاں کا اتنی کمزور ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, یا وہ جو مینج کر رہا تھا اس جلوس کو جو بھی وہاں پر, تو کیا وہ اتنی کمزور اس کے پاس جو تھی وہ مس مینجمنٹ یا ایسا کچھ پلان تھا کہ اس کو بآسانی لوگوں نے گنز چھین کے پولیس سے اور جو مظاہرین تھے جو ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے, اینٹیں پھینک رہے تھے, اور جو ہے اس دن کا ایک تقدس بھی پامال ہوا. تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کو کئی دن لگ گئے اور مجبوراً کرفیو لگانا پڑا. کرفیو پہ آپ سے مزید سوال کروں گا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو مینجمنٹ تھی وہ وہاں کیا کردار ادا کر رہی تھی؟ میں نے ابھی جو بات کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ یہ جو فسادات ہوئے ہیں یہ پلانڈ ہے, ان کی پلاننگ کی گئی ہے. جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو لڑائیاں یہ جتنے بھی فسادات ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, کسی نہ کسی مالیات کا, کسی نہ کسی ایجنسی کا, کسی نہ کسی کمپنی کا, اور یہ وہ لڑاتی ہیں. اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ اس کی پلاننگ نہیں کی گئی تھی غلط ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ کیا مینجمنٹ کو پتہ نہیں تھا, کیا ایجنسی کو پتہ نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے تیار کیا. اگر آپ یہ کہیں انہوں نے پتہ نہیں تھا تو یہ غلط ہے. یہ حکومت جو ہے یہ خود اس کی سرپرستی کر رہی تھی, یعنی حالات خراب کرنے کے اندر حکومت کا جو ایک بنیادی عمل جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے اس کے اندر. بنیادی طور 100% درست ہے. میں اس کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس کا سنجیدگی سے تحقیقات کرائی جائیں اور ان ایجنسیوں سے نہ کرائی جنہوں نے خود پلان کیا, بلکہ عوام اگر اس کی تجزیہ کرے یا سرچ کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایجنسیاں, ان میں فوج, ان میں وہ مولوی جن کے بڑے بڑے پیٹ ہو گئے ہیں, جنہوں کھا کے سعودیہ سے اور ادھر ادھر سے جو کھاتے رہے, یہ ان کی پلاننگ تھی. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف کمپنیوں کا تحفظ کیا جائے اور اپنے کاروباروں کو چلایا جائے, اور اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں مذہب کو. اور مذہب ایک سب سے بڑا کیونکہ جذباتی سا مسئلہ ہے, اور جتنی بھی سوسائٹی جب ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, تنزل کا شکار ہوتی ہے, تو جذبے بڑے نازک اور کمزور ہوتے ہیں, اور یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں مذہب کے نام پر. اور اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں تھا, یہ اچانک ہوا ہے, ابسولوٹ رانگ ہے. یہ وہ بےہودگی ہے جو حکمران بھی پلا رہے ہیں اور میڈیا پلا رہے ہیں. میں میڈیا پہ مختلف پروگرام دیکھے ہیں. حکومت نے تو میڈیا کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے. دیکھیں آج کے موجودہ دور میں ہم 2020 کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان میں تو مینلی دیکھا جائے سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً پابندی ہے. یوٹیوب بند ہے, کچھ ان کا دل کرتا ہے فیس بک بھی بند کر دیتے ہیں. موجودہ انہوں نے جو سچ بولا جن لوگوں نے, جس عوام نے سوشل میڈیا کے اوپر, اس سوشل میڈیا سے ان کا حق بھی چھین لیا گیا. یعنی عوام کو محکوم مزید بنایا جا رہا ہے. یعنی عوام اپنی رائے جو ہے سوشل میڈیا پر دے سکتی ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر اگر وہ ایک فوٹیج کو دیتے ہیں تو رولز اینڈ ریگولیشنز لگا کے سچ بتانے سے ان کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ پہلے اس چیز کو تیار کرتی ہے, بعد میں جب سچ ایکسپوز ہو کے سامنے آتا ہے تو حکومت جو ہے وہ پھر گلے دبا دیتی ہے عوام کے, اور مزید انہی واقعات کو روکنے کے لیے مزید کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا جاتا؟ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. جو آپ نے باتیں کی اس سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لبادے میں اوڑی ایک آمریت ہے, ایک بھیانک آمریت ہے, جس نے یوٹیوب, سوشل میڈیا, بہت ساری چیزوں کے علاوہ معاشی, سیاسی, سماجی طور پر جو سوسائٹی کے اندر ظلم کیا ہے. مثلا ایسی آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو 10 افراد مارے گئے ان فسادات میں, میڈیا نے حکومت کا ساتھ دیا اور کوئی واقعہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اور یہ تو سوشل میڈیا میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ کراچی کے اندر بھی فسادات ہوئے تھے اور وہاں 10 افراد مارے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام مولوی جو اکٹھے ہو کے آج کے دن جو پاکستان کے اندر جنہوں نے ریلیاں نکالی ہیں یا نکال رہے ہیں آج, وہ کیا ہے, وہ اس مذہبی منافرت کو روکنا نہیں ہے, اس کو پھیلانا ہے, تاکہ جن بڑے بڑے مولویوں کے جو کاروبار ہیں وہ اس سے قائم رہے. وہ میڈیا کے اوپر آ کے لمبی لمبی تقریریں کر کے لوگوں کو نفسیاتی طور پر, سماجی طور پر دبائیں اور اپنے جو فرقہ وارانہ جو نظریات ہیں وہ مسلط کریں. آج میڈیا کے اوپر مولویوں کو کیا کام ہے؟ میرے نقطہ نظر سے میڈیا کے اندر مولویوں کا قطعاً کوئی کام نہیں ہے. آج وہ تمام مولوی جو پہلے جگیردار کے اناج پہ اور لوگوں کے وہ روٹی پانی پہ چلتے تھے, آج ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی پاکستان کی تاریخ میں, برصغیر کی تاریخ میں. کسی گاؤں یا چھوٹے سی کسی قصبے کی بات نہیں ہو رہی, پورا ملک
پورا ملک اس سے تباہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ 2 روز کے لیے کرفیو لگایا گیا, 2 روز سے زیادہ بھی اس میں توسیع کر دی گئی. لوگوں کے بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں, کچھ ایمرجنسیز ہوتی ہیں لوگوں کی, 2 دن کے لیے مفلوج کر دیا گیا شہر کو نہیں, شہروں کو. اس کے علاوہ موبائل سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی مزید جو وہاں پر لوگوں نے پھر اس کے بعد جو اس کہہ لیں گے قحط پڑ گیا, اس کے بعد لوگوں نے, دکانداروں نے پھر شارٹ سیلنگ کی, ایک انڈا 25 سے 30 روپے میں بکا, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ جو حالات تھے, کیا یہ کرفیو لگانا ہے, اس کا آپ کو لگتا ہے کہ کرفیو لگانے سے جو حالات جو ہے انہوں نے پھر اس کو سیٹل کر دیا, لوگ جو ہیں وہ دب گئے ہیں, یا 2 دن پرانی کر دی بات, اس کے بعد جو ہے وہ پھر لائف اسی طرح اس پہ آ جائے؟ کرفیو کا مقصد اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, پہلے فسادات ہوئے جن کے پیچھے مولویوں کا کردار تھا, اوپر سے انہوں نے کرفیو نافذ کر کے اور عام لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا جو پہلے ہی دوزخ میں زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جو میں کروں اس کے خلاف کوئی احتجاج بھی نہ کرے, اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کرے. اور اسی وجہ سے کرفیو کیا ہے, آمریت کی, جہریت کی شکلیں ہیں. آج کہاں کرفیو نہیں ہے, پورے بلوچستان کے اندر کرفیو ہے, آج پورے پختونخوا کے اندر کرفیو ہے, آج سندھ کے اندر آپ دیکھیں کیا نہیں ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, آرمی نہیں ہے, رینجر نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اور پنجاب کی صورتحال اب تک بہتر تھی جس کے پیچھے ایک معاشی عنصر تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی بگڑ رہی ہے اور یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب حکومت نے یہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا کرفیو سے, 2 یا 3 دن بات کو پرانا کرنے کے لیے, جو کہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے پاکستان میں, دہائی ہو گئی اس چیز کو کہ 4-5 دن تک میڈیا کو روکا جاتا ہے کہ کوئی خبر نہ لگائے, کوئی کچھ نہ کرے, تاکہ عوام خبریں نہ پہنچیں, لٹریٹ نہ ہو, ایک دوسرے سے نالج نہ ملے, اور وہ ایشوز اپنے دوبارہ غربت مسائل اور اپنے گھریلو مسائل کا شکار ہو کے عوام مجبور ہو جائے اپنے بنیادی حقوق کے حق مانگنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ یہی پالیسی چلی, موبائل سروس بند, میڈیا, سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا کیونکہ موبائل سے, نیٹ ورک سے چلتا سب کچھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی ایک چال تھی, بہت بوگس تھی؟ بالکل حکومت کی چال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو بنیاد ہوتی ہے یا ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک اچھی معیشت ہوتی ہے. صحت مند عوام, خوشحال عوام, پڑھی لکھی عوام کسی بھی ریاست کی اور کسی بھی ملک کی طاقت ہوتی ہے, اس کی بیس ہوتی ہے. اور آج وہ نہیں ہے. عوام نہ صحت مند ہے, نہ پڑھی لکھی ہے, تعلیم صحت کچھ نہیں ہے, جس وجہ سے اس کے اندر ایک انتشار کا ابھرنا کوئی عجیب نہیں ہے. اور اس کو روکا کس طرح جاتا ہے؟ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بےہودگی ہے اور وہ لعنت ہے جو سوسائٹی کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ کبھی کسی کو وہ وہ پولیس کو ذمہ دار سمجھاتا ہے, کبھی وہ ریجمنٹ کو کرتا ہے, کبھی کسی کو کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر وہ پوری سوسائٹی آج منتشر ہے, آج انتشار ہے اس سوسائٹی میں, اور اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک ان کی ضرورتیں عوام کی پوری نہیں کرو گے انتشار بڑھے گا. اور اس کو روکنے کے لیے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, یہ میک اپ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنے یہ مذہبی فسادات شروع کرائے جاتے ہیں یا دہشت گردیاں ہیں اسلام کے نام کے اوپر اور باقی تمام کے اوپر, یہ اصل میں وہ ان تمام معاشی بدحالی سے پھیلا ہوا انتشار ہے جس کو روکنے کے یہ ذریعے ہے. حقیقت کچھ اور ہے سوسائٹی کے اندر. ناظرین پروگرام میں وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ناظرین بریک میں جانے سے پہلے دانیال صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ تفصیلی وضاحت دے رہے تھے کہ پاکستان میں جو حالیہ مذہبی منافرت جس کی وجہ سے پاکستان میں بے پناہ حالات شدت اختیار کر گئے. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ کالرز آن لائن ہیں, ہمیں دیگر یورپ کے ممالک سے بھی کالز آ رہی ہیں, فیس بک پر میسیجز مل رہے ہیں اور ہم سے مزید ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگ کہ مزید اس پہ ہم پروگرام کریں. آج ہمارے ساتھ آج ایک کالر آن لائن ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سامیہ رشید بات کر رہی ہوں منشن سے. جی جی. اور میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے لیے. بہت شکریہ. کیونکہ آپ لوگوں کے ممبرز میں صرف جینٹس ہی نہیں, بہت ساری لیڈیز بھی ہیں اور بہت سارے بچے بھی ہیں جس کے لیے آپ نے بہت پیارے پیارے بہت اچھے پروگرام پیش کیے. تو لیکن یہ کہ آج جو میں ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس, وہ پچھلے دنوں جو دہشت گردی پاکستان راول پنڈی میں ہوئی ہے اس بارے میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جی 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 آپ کیجئے سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے بات کر, ہم گھر میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان میں ہو چکا ہے, یہ جو ہو رہا ہے راول پنڈی میں, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بے انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو ہم جیسے بہت سارے لوگوں کو رنجیدہ کر چکا ہے. اور یہ پہلا اور یہ آخری واقعہ نہیں ہے. اس طرح کی بے
पनाह होते रहे और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। हम लोग को एज अ पाकिस्तानी क्या करना है, आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार रखना है इसी तरह की बातों के लिए। किसी भी चीज की हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमारी हुकूमत या हमारे हुक्मरान हर लोगों की तरह, क्या मैं भी वही आम बात करूं कि क्या कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये खेल, ये जो कुछ भी खेला जा रहा है, ये कब तक खेला जाएगा और ये कौन खेल रहा है, इन्हें कौन रोकेगा? मैं, आप, हमारे हुक्मरान, हमारी फौज, हमारे पाकिस्तानी, कौन रोकेगा? कोई तो इसके लिए बात करे। बात करने के लिए सब तैयार है, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या इसके लिए कुछ हो सकेगा? ये छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से वहां पर बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया है, बहुत ही तकलीफ दे चीज है जिसको मैं अपने लफ्जों में शायद ही बयान कर सकूं। और एज ओवरसीज मैं यहाँ पर रहती हूँ, और जब मुझे कोई पूछता है कि पाकिस्तानी है आप और आप इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेबसी है और गुस्सा है, जो ना मैं किसी को दिखा सकती हूँ ना बता सकती हूँ। आप लोग हमें बताएं, शायद आपकी बातों से जो कि इतने सारे लोगों को मोटिवेशन मिला है, पैगाम मिल रहा है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे हुक्मरान फेल हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, हमारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे? क्या हम उन लोगों की आवाज बन सकते हैं? हम लोग उन लोगों के साथ मिलकर इन चीजों के क्या हल निकाल सकते हैं? क्या आप हमारे साथ बैठकर या हमारे चीज को समझकर आप लोग इस बारे में कुछ हल निकाल सकते हैं? और अगर आपके पास कोई भी इस बात का हल या जवाब है तो प्लीज जरूर दीजिए, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज हमारे चैनल के तवस्सुक से पाकिस्तान के अलावा दीगर तमाम दुनिया में भी देखा गया और सुना गया। आप ऑनलाइन रहें और प्रोग्राम को मज़ीद देखते रहें। जी दानियल साहब, ये जो हमारी कॉलर हमारे साथ ऑनलाइन थी, इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो मजहबी दहशतगर्दी या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है, तालिबान का तशद्दुद का, हुकूमत की नाअहली का, वो यूरोप में या जो यूरोपियन चैनल्स हैं उसको बहुत हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि बहुत आज देखा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो हर मीडिया की नज़र में है आजकल, पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र में। तो जो यहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तानी, उनसे यूरोपियन या दीगर मगरिब के ममालिक जो हैं, वो वहाँ के बाशिंदे पाकिस्तानी बाशिंदों से जब ये सवालात करते हैं कि आप क्या जवाब दें, क्या ये पाकिस्तान है? आप इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपका नाम है, इस्लाम का मतलब सलामती है, तो क्या ये है कि आपके खुद शहरी महफूज नहीं है और आप हमें दावा देते हैं कि हम वहाँ जाएं, हम आपके साथ वहाँ जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, देखें पाकिस्तान का असल चेहरा? तो क्या पाकिस्तान का असल चेहरा ये है? देखिए, पहली बात तो जो जर्मनी के बड़े शहर म्यूनचन से जो बात कर रही थी, उनकी बात बहुत अहम है कि आज जो यूरोप के अंदर गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने वाले वो हैं, उनमें मरकजी किरदार उनका है। और आज वो ना सिर्फ या गैर ममालिक के अंदर मेहनत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों रियासत की वजह से जो उनको जिल्लत उठानी पड़ रही है वो अलग है। और ये दुरुस्त है कि आज जब यूरोप के अंदर आम लोगों के अंदर तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान क्या है, एक दहशतगर्दी है, मुल्ला है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं लंबी लंबी, भयानक भयानक गंदी गंदी दाढ़ियाँ, गंदे गंदे बाल, लंबी लंबी शलवारें ऊंचे ऊंचे गिट्टों से, और इस किस्म की जो बेहुदा शक्लें वहाँ नज़र आती हैं, और कोई वहाँ एक तहजीब याफ्ता इंसान नहीं नज़र आता। और ख़ास तौर पर हमारा मीडिया दिखाता भी इनको ज़्यादातर है, क्योंकि मीडिया ने भी अपने धंधे और पैसे कमाने होते हैं, तो वो भी इस वजह से इन खौफनाक चेहरों को ज़्यादा दिखाता है ताकि उनका कारोबार ज़्यादा चल सके। तो उससे कम से कम जो गैर ममालिक के अंदर पाकिस्तानी है, वो बेचारे यहाँ नफसियाती तौर पर बहुत खौफज़दा दब जाते हैं। और ये इसमें शक नहीं है, 90% पाकिस्तानी आज यूरोप के अंदर अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लें जाके, वो कहते हैं यार मैं क्या कहूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी हूँ, वो पहला सवाल ये करते हैं, अच्छा तालिबान के हैं, अलकायदा के हैं, दहशतगर्द हैं, मुसलमान है, शिया है या सुन्नी है। और अगर आप कह देते हो कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा कौन से मुसलमान हो, वो वाले या वो वाले नीली पग्गों वाले, सबज पग्गों वाले, पीली पग्गों वाले, कौन से? आज इस किस्म की गलाजत यहाँ तक आ चुकी है जो मीडिया की वजह से है। जो पाकिस्तान की जो हुकूमत की नाअहली है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान दियार गैर में जो पाकिस्तानी की शनाख्त है, वो भी पाकिस्तानियों से
सो कॉल्ड यानी नाम नहाद ही रह गई है और उनसे छीन ली है दर हकीकत। तो इसका क्या हल है कि हम लोग अब यहाँ बैठे पाकिस्तान की कैसे कुछ सर्विस कर सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे एक मजबूत मुल्क बना सकते हैं सिवाय एक मशवरा देने के। आपकी जो ये वजाहतें हैं जो आप हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या जो इस्लाम के ऊपर, ये आज हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि हम ये वो खौफ को हटाना चाह रहे हैं हम ऊपर से, आज हम ये बातें अवाम तक बताना चाह रहे हैं ताकि आप सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, सब लोग मोटिवेट हों। हम पाकिस्तान को आज ज़रूरत है, आप हमेशा ही पाकिस्तान से कहते आए हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, आज ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए आप अपने घरों में बैठकर भी जैसे ये कॉल्स करते हैं, मोटिवेट होते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, अपनी आने वाली नस्ल तक पहुंचाते हैं। वरना जैसे कि ये खौफ पाकिस्तान की सोसाइटी को यूरोप में है, इसका मतलब है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं जो यहाँ पे पैदा हो रही हैं, जो होंगी, वो तो अपनी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान कभी नहीं बताएंगी। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे हुक्मरान कितना झूठा बेहुदा जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ ने पिछले दिनों जब वो यहाँ आया अमेरिका में, तो वो तकरीर कर रहा था कि आए हमारे मुल्क में सरमाया कारी करें, वो पैराडीज है, वो एक जन्नत है, आए वहाँ सरमाया कारी करें, आपको प्रॉफिट आएंगे। आपको मतलब कितनी बेहूदगी है कि उस माशरे के अंदर जहाँ अमन नहीं है, उस माशरे के अंदर जहाँ सड़कें नहीं है, उस जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ का मजदूर जो है वो तालीम उसके पास नहीं है, उस मजदूर के पास रोटी नहीं है, सेहत नहीं है, वो कैसे इतनी ताकतवर प्रोडक्ट पैदा कर सकता है जो यूरोप की मंडी की या तरक्की याफ्ता मुल्कों की मंडी का मुकाबला कर सके। हमारे साथ मजीद कुछ कॉलर्स ऑनलाइन है, हम उनकी कॉल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो, हमारे साथ कॉलर ऑनलाइन है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, परवेज जावेद, लंदन से जी। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम में कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, ये अपना क्या कहते हैं, एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो हालिया मजहब के नाम पर जो दहशतगर्दी के फसादात हुए हैं और रावलपिंडी के अंदर, और उसके बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा है। हालांकि जो मजेदार बात ये है कि हमारे जो कई नौजवान नस्ल के बच्चे हैं वो सब ये भूल चुके हैं कि कर्फ्यू होता क्या है, तो उनके लिए बड़ी अजनबी सी बात थी। तो खैर बड़ी अफसोसनाक बात है कि मैं तो एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि इस्लाम मजहब अमन का मजहब है, ठीक है, और पिछले 1400 सालों से हम इस्लाम मजहब के अंदर अमन कायम करने में नाकाम है। तो इस तरह तो हम पूरी दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं ना कि इस्लाम जब एक अमन इस्लाम के अंदर नहीं कायम हो सकता तो वो अमन पूरी दुनिया के लिए कैसे कायम हो। और रही बात ये फसादात की, और रही बात कि ये किस तरह शुरू हुए, किस तरह जो एक मुहर्रम का जो जुलूस आ रहा था और किस तरह एक मौलवी ने साथ वाली मस्जिद के अंदर जब ये ऐलान करना शुरू कर दिया या उसने इश्तियाल दिलाया किसी भी तरीके से, तो हुकूमत का ये फर्ज था या हुकूमती अदारों का ये फर्ज था कि वो कम अपनी सिक्योरिटी को और इन तमाम चीजों को इतना महफूज बनाते कि इस तरह के वाकयात ना होते। और इस चीज पर या उस मस्जिद के अंदर जहाँ जहाँ उनको खदशात थे कि यहाँ से इस तरह की बातें उठ सकती हैं, वहां पर उनको पहले ही कुछ ना कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिए थे ताकि इस तरह के वाकयात ना उठ सके। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका कॉल करने का, आपका मैसेज। अल्लाह हाफिज। दानिश साहब, जैसे हमारे एक तो बहुत अच्छी बात है कि यूरोप में, पूरे यूरोप में ये हमारा इस चैनल को देखा जा रहा है और डिफरेंट कॉलर्स हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन देख भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। हमने एक मीडिया का रोल अदा करना है। हमने यहाँ पर आवाम को इनवाइट किया है कि आज हमसे वो यहाँ पर अब इस फोरम से, इस प्रोग्राम से आप अपने मैसेजेस दे सकते हैं, अपनी जो भी आपकी राय है आवाम तक या अपने दोस्तों तक आप पहुँचा सकते हैं। तो ये मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो मीडिया हम यहाँ यूरोप में इसका रोल अदा कर रहे हैं, हम किसी दबाव के बगैर ये कर रहे हैं, हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हम हक और सच की बात को आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी वजह से मेरा ख्याल है जैसी हम बातें कर रहे हैं या जो हम डिस्कशन या करते हैं उससे पता चल जाता है कि हम कितने आज़ाद हैं। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ एक और कॉलर ऑनलाइन है, हम उनकी कॉल लेते हैं। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? महमूद बात कर रहा हूँ मैं डामस्टेड से। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक खसूसी कॉल है, ये डामस्टेड से तहरीक हम हैं पाकिस्तानी के चेयरमैन जनाब महमूद सईद साहब हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है। जी महमूद साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के तवस्सुक से अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत जो कि मजीद इसको हवा दे रही है हुकूमत ना के रोकने से, तो आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और दूसरा इस थाने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो जहाँ तक इस थाने का ताल्लुक है, ये उलमा किस तरह हुआ है, ये इसमें जो साफ और बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें हुकूमत मुलवस है, और वो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये सारा प्री प्लान किया है। और आप ये देखें कि 3-3.5 घंटे तक वहाँ पे खून की होली खेली जाती रही है, और पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी, और ये 10वीं मुहर्रम का दिन था, और उसमें हर चीज अलर्ट होती है गवर्नमेंट के इदारे। और उसके बावजूद 3-3.5 घंटे के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और बड़े मौजूद अंदाज से बेगुनाह लोगों को का कत्ल हुआ, और जो दुकानें और लोगों की जायदादें चलाई गई हैं, और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री कॉल की है, और पुलिस के ऑफिसर वहाँ मौजूद थे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई ऑर्डर दिया है। और उसमें उस वाक़े में मुलवस पाए गए हैं पुलिस एहलकार जिन्होंने बकायदा तौर पर इसमें जलाने में और इसमें हिस्सा लिया, और ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हुआ है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किससे फरियाद करें, और कौन सी हुकूमत से लोग डिपेंड करते हैं कि जान माल की हिफाजत करती है, लेकिन उनसे भी जो वो खुद करवा रहे हैं। और इससे पहले लाहौर में जो वाक़या होता है ईसाइयों के साथ, सुबह दर कोर्ट में वहाँ पे गिराव चलाओ और कितने घर ईसाइयों में जला दिए गए। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। असल मसाइल की तरफ, जो लोगों के असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये लोगों के खून से होली खेलते हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब दौरे पे, और उनके दौरे होते जा रहे हैं, और यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है। और ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बड़ी एक बहादुर कौम है, और इन्होंने बड़े हौसले से इसको बर्दाश्त किया, और इसको हवा देने की मतवातर कोशिश की जाती रही है। और इससे पहले जब ये वाक़या हुआ, इससे पहले सोशल मीडिया पे इस किस्म के लिटरेचर आम हो रहा था, और किसी इदारे ने, किसी हुकूमत के एहलकार ने इस तरफ पहुंचे नहीं थी। महमूद साहब, आपका एक यहाँ पर एक मकाम है, यहाँ पर आप एक कम्युनिटी में एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को, और जो लोग उसमें शहीद हो गए हैं उस वाक़या में, या जो हलाक हुए हैं, या हुकूमत को इस बारे में क्या करना चाहिए मजीद? आपके पास हमारे पास वक्त महदूद है, चंद जुमलों में इस बात की तशरीह कीजिए। मैंने मैंने बात की है कि समझ नहीं आती कि जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये करवाया, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? कोई तोहफा नहीं रख सकते। अब ये अवाम से है, जब तक क़यादत अवाम से उठेगी नहीं, जब तक उनको घरों से निकालेंगे नहीं, इनका अपना घिराव जलाव होगा, तो फिर ये कुछ न कुछ इस तरफ आएंगे। इस वक्त तो नाउम्मीदी की कैफियत है, कोई क़यादत नहीं है सही तरह, कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत नहीं है। और आप ये देख लें कि और इस नतीजे में सानिया हो गया, और उसके दूसरे दिन जो वज़ीर दाखिला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो और मसले पे कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो ये मैसेज यही है कौम से कि आप सब्र का मुजाहरा करें, और आपस में मिलजुल करें, और इन लोगों के हाथों से खेलने से बचे, जो साम्राज्यी ताकतों के नुमाइंदे हैं, जो अपनी अपनी बारियों पे आते हैं और खून चूसते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत शुक्रिया आपने जो वजाहत दी। बहुत शुक्रिया, आपको मैंने मुझे मौका दिया। आवाम टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत शुक्रिया। मौका मिला वो कर दिया। दानिश साहब, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें जो तशवीश पाई जाती है, और यहाँ की जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं। जैसे कि ये महमूद सईद साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट का आगाज़ किया है जो कि पाकिस्तान की जो मसाइल हैं वो उसको एक फोरम पे लाते हैं, और यहाँ पर उनका एक सर्विस भी है, यहाँ पर वो मुजाहरे भी करते हैं, और उनके दीगर जो है वो मुजाहरों की जो है तादाद भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है।
تو ان کا ایک بڑا رول ہے یہاں پر. اسی طرح دیگر اور بھی پاکستانی کمیونٹی کے جو حضرات ہیں یہاں پر وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اب جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ریلی نکالنا یا یہاں پر اس کا احتجاج کرنا یا پاکستان میں احتجاج کرنا یہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو کال تھی وہ بہت اہم تھی اس حوالے سے کہ دو چیزیں بڑی تھی. انہوں نے کہا، ان کی تنظیم کا نام ہے ہمہ پاکستانی، اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا اپنی گفتگو کے اندر کہ ہمہ پاکستانی کا مطلب جو ہے وہ حکمران نہیں ہے، عوام ہے، ان کا تعلق عوام سے ہے. اور میرا خیال کہ یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کے اندر آج دو پاکستان ہے. ایک وہ پاکستان ہے جو نواز شریف کا ہے، جو زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا، ان تمام حکمرانوں کا ہے، اور ایک ہے عوام کا. عوام بیچارے ہر حالت میں ان پہ برا وقت آتا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے. اور ان کی ایک بات اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اہم تھی کہ ساری عوام کو اکٹھا ہو کے اپنی قیادت خود لیتے ہوئے ہاتھوں میں آگے آنا چاہیے، ورنہ یہ قتل و غارت اور یہ ظلم کا بازار جو گرم ہے یہ جاری رہے گا اور ترقی کرے گا. ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری مرحلے کی جانب. یہ جو ہمارے سوالات تھے، جو ہم نے مسائل کی جو ایک تفصیلی گفتگو کی، ہم ان کے حل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ڈسکشن میں اس ڈسکشن کا حاصل گفتگو کرنا چاہیں گے. دانیال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کا حل کیا ہے؟ کہ پاکستان میں یہ جو اسلام کی جنگ اور وہ طالبان کا اسلام، جو ہمارا اسلام کمزور ہے ان کا اسلام مضبوط ہے، وہ ہم پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، یہ انتہا پسندی یہ کیسے اس کا اختتام ہوگا؟ کیسے اسلام تو درس دیتا ہے ایکول رائٹس کا، حقوق العباد کا، اور یہ سب کے لیے جو کہ ایکول ہیں، تو کیسے ایک داڑھی رکھنے والا انسان برتری لے جاتا ہے یا سبقت لے جاتا ہے ایک ٹوپی رکھنے والا انسان سے، یا جو مسجد کا امام ہے وہ زیادہ افضل ہے نمازی سے؟ تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین بنیادی وجہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ وضاحت کریں. ابھی جو کال لندن سے آئی ہے جوید صاحب کی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ 14 سال سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پر امن ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بھیانک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جس کے ذمہ دار عوام نہیں ہے بیچارے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ تمام مولوی ہیں جو اسلام کے نام کو بیچتے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر دکانداریاں کرتے ہیں. اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پر یہ آج ایک گلی کے اندر 3 مسجدیں اور اربوں روپے کی مسجدیں، اور ایک طرف بھوک و ننگ پال رہی ہے اور دوسری طرف مسجدوں کا کاروبار شروع ہو رہا ہے. آج پاکستان یا کدھر جا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کاروبار کو، اس مذہب کے دھندے کو بند نہیں کیا جائے گا، تمام پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو کوئی بھی ہو فوری طور پر ان کو بین کیا جائے. مذہب لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، ان میں ان کو آزادی دی جائے کہ جس طرح وہ کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تو پورا مسلمان نہیں ہے، میں ہوں، یا وہ کرسچن کیوں ہے، وہ یہودی کیوں ہے. ہر ایک اپنا مسئلہ، ان کو اجازت دی جائے. تمام مذہبی جماعتوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ ہیں، وہ بھی سوئزر بینک اکاؤنٹ سے کم نہیں ہیں، ان کو منجمد کر کے تمام پیسہ حکومت لے. تمام مذہبی جماعتوں کے جو دفاتر ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ قبضہ کرے، اور تمام جو لاؤڈ سپیکر استعمال کر کے اشتعال انگیزیاں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے نام کے اوپر، ان کو بند کیا جائے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آپ جو مرضی کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی اصلاحات بہت ضروری ہیں جو عوام خود کریں گی دباؤ کے تحت. ناظرین، میں یہاں پر آپ کی نالج میں ایک اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا. یہاں پر ناظرین، پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں پر سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں. انڈیا ایک واحد ملک ہے جہاں پر تمام اسلامی ریاستوں سے زیادہ، تمام اسلامی ممالک سے زیادہ وہاں پر مسلمان پائے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا فقدان ہے کہ ہر اسلامی ملک میں مسلمانوں میں فسادات ہو رہے ہیں. ہر اسلامی ملک جو ہے جہاد کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور سلامتی جو کہ اسلام کا نام ہے اس کی طرف کوئی بھی عمل نہیں ہوتا. لیکن وہ واحد ملک جو کہ مینجمنٹ جس کی مسلمان نہیں ہے، آج وہ مسلمانوں کو بہت طریقے سے لے کر چل رہا ہے. دانیال صاحب، آپ بھی اس بارے میں کچھ کامنٹ کریں گے یا اس بات سے آپ اگری کریں گے کہ انڈیا میں کوئی جہادی تنظیمیں نہیں ہیں؟ اگر پیدا ہوتی بھی ہیں تو وہ ان کو کٹ کرتے ہیں. اگر اسلامی جو مساجد ہیں، جو فرقہ یا مذاہب ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو گڑھ ہے
मज़ाहिब का, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, मज़ीद रसूमात और जो तमाम रसूमात इंडिया से ही वो होती हैं, निकलती हैं, कि जो फ़िरकाबाजी है ज़्यादातर इंडिया से जन्म लेती है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर तो हालात ऐसे नहीं है, लेकिन इस्लामी ममालिक में मुसलमान का जान का दर पे है, तो ये मैनेजमेंट का फुकदान है, यानी एजेंसियां, हुकूमतें। ये मसलन इंडिया के ऊपर भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना मैं समझता हूँ कि ध्यानदाराना नहीं है कि अगर इंडिया के अंदर भी मतलब गुजरात के अंदर जो कत्लो गारत हुई और जो वहाँ के लेकिन मुसलमान लेकिन मुसलमान जो है वहाँ मुसलमान को कत्ल नहीं कर रहा इस तरह जैसे जहाद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप हिंदू को जलाते हैं, वो जो मुस्लिम फसादात हुए उनकी एक वजह भी थी, वहाँ पर मुसलमानों ने भी उनकी लड़कियों को वो किया, उसके बाद जो है वो रिएक्शन आया। खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन बात ये हो रही है कि मजहबी मुनाफरत, जो मजहब में शिद्दत इख्तियार करने वाले एक दूसरे को अफजल और बरतर करके फिर आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हैं और इसी तरह से फिर वो फसादात शुरू होते हैं। तो हुकूमत जो है इससे जो है वो उनको मैनेज तो कम से कम कर रही है, इस्लामी ममालिक में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पहली बात है जो भी मैंने बात की, जो मस्जिदें हैं ये इस्लाम के लिए कतल नहीं है। मैं गारंटीड कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर मस्जिद इस्लाम के लिए नहीं है, ये एक नेटवर्क है, ये एक जो बिजनेस है मजहब बन चुका है, ये उसके नेटवर्क है। आप देखें कितना सरमायाकारी होती है। एक गरीब बंदा एक मस्जिद बना सकता है, अब मस्जिद के ऊपर लाखों रुपए कहाँ से आते हैं? बिजनेस है। और मस्जिद एक नहीं है, मोहल्ले के अंदर तो आप बात छोड़ दें, एक छोटी सी गलियों के अंदर 3 मस्जिदें हैं। इसका मतलब ये है कि वो मस्जिदें नहीं है, वो बिजनेस है, वो धंधे हैं, वो नेटवर्क है उन धंधों का जो मजहब के ऊपर बनाए जाते हैं। और मैं इसी वजह से कहता हूँ कि जो लाउड स्पीकर के जरिए या टीवी के अंदर जो मौलवी आते हैं वो आते हैं इन धंधों को चमकाने के लिए, जिसको मीडिया उभारता है, जिसको हुक्मरान जिसका इस्तेमाल करते हैं। और जब तक इनका नाकाबंद नहीं किया जाएगा हर वाले से, खास तौर पर इनकी मुआशियात नहीं बंद की जाएगी, मुआशी धंधे इनके रोक दिए जाएंगे। और अब मैं गारंटी से कहता हूँ कि कल पाकिस्तानी हुकूमत ये ऑर्डर कर दे कि तमाम जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनके तमाम दफातर गवर्नमेंट के कब्जे में है, उनके तमाम अकाउंट जो हैं वो बंद हो गए हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह ये अपने धंधों को चलाते हैं, कत्लो गारत करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त बहुत ही महदूद है। बहुत शुक्रिया आपका दानियल साहब के, आपने बहुत ख़ास और ख़ुसूसी वजाहत की इन तमाम मसाइल के लिए। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालिया जो दहशत गर्दी और मजहबी मुनाफरत और मजहबी तफरकाबाजी में आवाम को उलझाया गया है, लेकिन मैं हौसला दूंगा एक मरतबा फिर पाकिस्तानी आवाम का, जिन्होंने इन हालात में भी अपने आप को बिफरने से, अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचाने से अपने आप को कंट्रोल में रखा। ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो अपने आप को हर हालात में संभाल लेती है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दीगर बहुत सारे कॉलर्स लाइन पर मौजूद थे, लेकिन हम सबकी कॉल्स नहीं ले सके। मैं उनसे माज़रत भी करूँगा, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा आप मज़ीद हमें कॉल्स करते रहें, हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए, हमें बताते रहिए अपनी राय से। मज़ीद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ़ेसबुक पर कुछ यूज़र्स ने, कुछ हमारे फैंस ने हमें मैसेजेस दिए हैं, जिनमें मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। खालिद साहब ने मजहबी इंतहा पसंदी के बारे में ख़ुसूसी तौर पे लिखा है कि वो मज़म्मत करते हैं। इसी तरह जावेद साहब ने लिखा है कि वो भी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह रुमाना और शमाइला, इन्होंने भी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक मजमून लिखा है पूरा। इतना वक्त नहीं है कि हमारे पास वो मैं मजमून पढ़ कर सुना सकूँ। नाज़रीन, हमें अपनी राय से मज़ीद आगाह करते रहिए। प्रोग्राम के आखिर में या अभी स्क्रीन पर आपको फेसबुक का एड्रेस मिलेगा, आप वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को, दूसरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी में भी बताइए। देखते रहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।